नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्पाद विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय किस प्रकार से ज्ञात करते हैं इस बात पर चर्चा करेंगे। दूसरा, मूल्य वृद्धि क्या होती है इस बात पर भी चर्चा करेंगे। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मूल्य वृद्धि क्या होती है, उसके बाद फिर देखेंगे हम राष्ट्रीय आय किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आज का हमारा जो शीर्षक है उत्पाद विधि या फिर मूल्य वृद्धि विधि। विधि एक ही है, दो अलग अलग नाम हैं, उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि। तो परीक्षा में या आपसे मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय निकालिए ये पूछा जा सकता है, या फिर उत्पाद विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय निकालिए ये पूछा जा सकता है। तो इसको मूल्य वृद्धि क्यों कहते हैं उस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे और समझेंगे मूल्य वृद्धि क्या होती है। आप ये तो जानते हैं कि जब किसी भी वस्तु का निर्माण होता है तो वह विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है। विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है मतलब कि जैसे हम ये कपड़े पहनते हैं, कपड़ा बनने में कई अवस्थाएं होती हैं। पहले कपास का उत्पादन होता है, फिर उससे धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनेगा, कपड़े से फिर जाके रेडीमेड कपड़े बनते हैं। तो ये क्या होती है, विभिन्न अवस्थाएं होती हैं जिनमें कि उस वस्तु के मूल्य की वृद्धि होती है। उसी को समझते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, जैसे कि हमने कपड़े का लिया, उसी से समझ लें। मान लेते हैं किसान ने 100 रुपये का कपास उत्पादन किया, एक वर्ष में 100 रुपये के मूल्य का उसने कपास का उत्पादन किया। इसके बाद धागा बनाने वाली कंपनी को बेच दिया 100 रुपये में। धागा बनाने वाली कंपनी ने 150 रुपये का धागा बनाया और कपड़ा बनाने वाली कंपनी को बेच दिया 150 रुपये में। किसको बेचेगा फिर, ये धागा बना लिया, धागा बनाने वाली कंपनी किसको बेचेगी, कपड़ा बनाने वाली, यानी कपड़े का निर्माण करने वाली कंपनी को धागा बेच दिया जाएगा। तो ये मान लेते हैं अब जो कपड़ा निर्माण करने वाली कंपनी है वो कपड़े का निर्माण करती है 300 रुपये के मूल्य का और बेच देती है किसको, रेडीमेड कपड़े बनाने वाली कंपनी को। तो रेडीमेड कपड़े बनाने वाली जो कंपनी है वह कपड़े से रेडीमेड कपड़े तैयार करती है 600 रुपये के। कितने रुपए के, 600 रुपये के। यहाँ 3-4 अवस्थाएं हो गई। पहली अवस्था में किसान उत्पादित कर रहा है कपास 100 रुपये मूल्य का। ये क्या कर रहा है, 100 रुपये मूल्य का उत्पादित किया, उसने बेच दिया किसको, धागा निर्माण करने वाली कंपनी को। धागा निर्माण करने वाली कंपनी ने उस कपास से क्या बनाया, धागा बनाया जिसका मूल्य है 150 रुपये। 150 रुपये में किसको बेच दिया, कपड़ा बनाने वाली कंपनी को। कपड़ा बनाने वाली कंपनी ने उस धागे से कपड़े का निर्माण किया, उसका मूल्य है 300 रुपये और फिर ये कपड़ा बेच दिया कहाँ पर, रेडीमेड कपड़ा बनाने वाली कंपनियों को। और जो रेडीमेड कपड़े बनकर तैयार हुए 100 रुपये के कपास से, उनका मूल्य कितना है, 600 रुपये। अब ये 600 रुपये क्या है, ये 600 रुपये है अंतिम वस्तु। तो ये 600 रुपये क्या हो गया, अंतिम वस्तु का मूल्य हो गया। किसका मूल्य हो गया, अंतिम वस्तु। अब हमें समझना है मूल्य वृद्धि की, मूल्य वृद्धि इसमें किस प्रकार से हुई है। तो मूल्य वृद्धि के लिए हम एक बार फिर से इन्हीं चरणों पर गौर कर लेते हैं। यहाँ पर कर लें हम, जैसे मूल्य वृद्धि कि मूल्य वृद्धि किस प्रकार से हुई। तो पहले स्तर पर यदि हम देखें तो किसान ने बगैर किसी से परचेस किए हुए या कोई लागत तो उसमें लगी है, लेकिन वो 100 रुपये उसमें सब ऐड करके कितना मूल्य का उत्पादन कर रहा है, 100। तो किसान के द्वारा तो 100 रुपये मूल्य का उत्पादन किया गया, या इसने क्या किया, वृद्धि की 100 रुपये की वृद्धि की, 100 रुपये मूल्य की वृद्धि की। इसके बाद 100 रुपये में इसने धागा वाली कंपनी को बेच दिया कपास। धागा बनाने वाली कंपनी ने धागा बनाया कितने मूल्य का, 150 रुपये के। 150 रुपये के मूल्य में अब ये 100 रुपये भी अभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि 100 रुपये इसने 100 रुपये का ये इसने इसको बेचा था, तो 100 रुपये इसमें जुड़े हैं, मतलब कि इसने केवल कितना बढ़ाया है, 50 रुपये, यानी 50 रुपये की वृद्धि की है केवल धागा बनाने वाली कंपनी ने। इसके बाद आ जाइए, अब ये 150 रुपये में बेच दिया किसको, कपड़ा बनाने वाली कंपनी को। कपड़ा बनाने वाली कंपनी ने कितने की वृद्धि की, फिर 150 में बेचा है, 300 रुपये का उसने उत्पादन किया। तो 300 में से 150 यदि घटा देंगे हम, 150 कम कर देंगे तो कितना निकल के आएगा,
185 निकल के आ जाएगा। मतलब 150 रुपये की वृद्धि किसने की? कपड़ा निर्माण करने वाली कंपनी ने। उसके बाद यहाँ आ जाइए, 300 में रेडीमेड कपड़ा बनाने वाली कंपनी को बेचा कपड़ा, उसने कितने मूल्य का निर्माण किया? 600 रुपये का। अंतिम रूप से कितना हो गया? 600 हो गया। लेकिन वृद्धि कितनी हुई है इसमें? 300 का पहले से था, 300 और जुड़ गए हैं, तो निकल के कितना आ गया? 300 रुपये का और निकल के आ गया। मतलब 300 रुपये की इसने क्या की है? वृद्धि की है। अब कुल वृद्धि कितनी हुई है? यदि इस वस्तु में हम देखें तो कुल वृद्धि यदि जोड़ेंगे 100, 50, 150, 150, 300, 300, 300, 600, कितना निकल के आ गया? 600। अंतिम वस्तु का मूल्य कितना है? 600। मूल वृद्धि कितनी हुई है? 600। अब एक यहां से कैलकुलेशन क्या निकल के आ गया हमारा? अब ऊपर जो समीकरण लिखा हुआ है मैंने उसे देखिए, मूल वृद्धि का योग जो हमने योग किया है, मूल वृद्धि का योग बराबर होता है अंतिम वस्तु व सेवाओं की बाजार कीमत के। बाजार कीमत कितनी है कमीज की? 600 रुपये, जो कि अंतिम वस्तु है। 600 रुपये के बराबर ही मूल वृद्धि निकल के आई है। तो मूल वृद्धि का योग और अंतिम वस्तु व सेवाओं की बाजार कीमत क्या होती हैं? बराबर होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक ही हैं। 600 रुपये कमीज की कीमत जोड़ लें या फिर मूल वृद्धि जोड़ लें, दोनों की कीमत एक ही निकल के आ रही है। तो मूल वृद्धि विधि या फिर उत्पाद विधि दोनों एक ही हैं, बस यही हमें समझना था। तो मूल वृद्धि क्लियर हो गई। अब हमें समझना है क्या? उत्पाद विधि या फिर मूल वृद्धि के द्वारा राष्ट्रीय आय किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ये तो हमने समझ लिया क्या? मूल वृद्धि। यहाँ से हमने समझ लिया ये हमारा मूल वृद्धि यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब देखिए राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो इसको ज्ञात किस प्रकार से किया जाएगा? इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए एक लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग कर लेते हैं या फिर मूल्य वृद्धि ज्ञात कर लेते हैं। दोनों चीजें हैं। या तो एक लेखा वर्ष में एक देश के अंतर्गत जितनी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हुआ है उनके मौद्रिक मूल्य का योग कर लें या फिर मूल्य वृद्धि ज्ञात कर लें। दोनों एक ही बात है। या तो मूल्य वृद्धि निकाल लेंगे या फिर सभी वस्तुओं का योग कर लेंगे, तो उससे हमें राष्ट्रीय आय निकालने में फिर आसानी हो जाएगी। ये इसका मतलब है। ये समझ में आ गया। अब चरण कौन से होते हैं राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए? तो सबसे पहले चरण में देश में जितने भी उद्योग रहते हैं उन्हें उनके अनुसार क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है, उनके कार्यकलाप के अनुसार। जैसे कि पहले चरण में हमने उद्योगों का बंटवारा कर दिया है। उद्योगों का बंटवारा किन क्षेत्रों में किया जाता है? 3 क्षेत्रों में किया जाता है। मुख्यतः जो उद्योग रहते हैं देश के उन्हें 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। एक प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में हम कृषि, खनन, मछली पालन, पशुपालन आदि को शामिल करते हैं। उसके बाद आता है द्वितीय क्षेत्र, जिसे हम निर्माणी क्षेत्र भी कहते हैं, जो निर्माण करते हैं वस्तुओं का। इसमें विभिन्न उद्योग आते हैं जो कि वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे गैस, जल, बिजली आदि। इसके बाद तीसरा क्षेत्र रहता है, तीसरा क्षेत्र रहता है जो सेवा क्षेत्र जिसे कहा जाता है। सेवा क्षेत्र जो सेवाओं का उत्पादन करता है, जैसे कि बैंक हुआ, परिवहन हुआ, संचार हुआ, बीमा हुआ, ये सब क्या करते हैं? ये अर्थव्यवस्था के लिए सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, किसी वस्तु का निर्माण नहीं करते हैं। 3 क्षेत्रों में बांट लिया। अब तृतीय क्षेत्र के द्वारा जो सेवाएं उत्पादित की जा रही हैं, निर्माणी क्षेत्र के द्वारा जो निर्माण किया जा रहा है, प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा जो भी उत्पादन किया जा रहा है, हम सभी के मूल्य को अंत में जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे और उससे फिर राष्ट्रीय आय निकालेंगे। तो ये तो बंटवारा हो गया। पहले चरण में हमने क्या कर लिया? हमारे जो उद्योग हैं उनका बंटवारा कर लिया। अब आ जाते हैं हम दूसरे चरण पर। दूसरे चरण पर हम ज्ञात करते हैं उत्पाद का मूल्य। उत्पाद का मूल्य मतलब कि जो तीनों क्षेत्रों के द्वारा उत्पादन किया गया है उसका मूल्य ज्ञात करेंगे। मूल्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? जो भी वस्तुएं रहेंगी उनका मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात किस प्रकार से करते हैं? उसके लिए देखिए ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, उत्पादन की मात्रा गुणा कर देंगे हम प्रति इकाई कीमत से। मतलब कि एक फैक्ट्री ने जितना भी उत्पादन किया है, जितनी भी वस्तुओं का निर्माण किया है, एक वस्तु की जितनी कीमत होगी उसकी मात्रा से हम उसका गुणा कर देंगे तो हमारे पास कुल उत्पादन निकल के आ जाएगा, कुल उत्पादन का मूल्य निकल के आ जाएगा। किस प्रकार से? हम मान लेते हैं अर्थव्यवस्था में
तीन कंपनियां हैं ए बी सी, ये तीन कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, ये कपास का उत्पादन करती है, ये कपड़े का जो हमने यहाँ पर लिया था, ये मान लेते हैं कपास, ए कपास का निर्माण करती है, बी कपड़े का निर्माण करती है और सी रेडीमेड कपड़े का निर्माण करती है। हम ये मान के चलते हैं ए ने 400 500 या ठीक है 500 इकाइयों का उत्पादन किया, बी ने 400 इकाइयों का उत्पादन किया और सी ने 300 इकाइयों का उत्पादन किया। ये क्या कर लिया, इकाइयों का उत्पादन, तो ये क्या हो गई इकाइयाँ, इकाइयाँ मतलब कि उत्पादन की मात्रा। अब प्रति इकाई कीमत के हिसाब से हम इनकी वैल्यू कर लेते हैं। तो प्रति इकाई पहले कीमत हमें रखनी पड़ेगी, तो प्रति इकाई कीमत यहाँ कर लीजिए, कीमत हो जाएगी इसकी मान लेते हैं हम 20 रुपये, इसकी 50 रुपये और इसकी 100 रुपये। इस प्रकार से इसकी कीमत का निर्धारण कर लेते हैं। अब यदि इसका वैल्यूएशन करेंगे हम तो कैसा निकलेगा, 500 गुणा 20, ये कितना हो जाएगा 10,000। इसका हो जाएगा 400 गुणा 50, इसका कितना हो जाएगा 20,000। इसका 300 गुणा 100, इसका कितना हो जाएगा 30,000। और सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60,000। ये क्या आ गया, सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य आ गया जो कि एक वर्ष के अंतर्गत एक देश में उत्पादित की गई हैं। किसके द्वारा, तीनों क्षेत्रों के द्वारा जो हमने विभाजित किए थे। ये हम मान के चल रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में सिर्फ 3 इकाइयां हैं जिनका उत्पादन हमने जोड़ लिया है। ये जोड़ लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हमारा उत्पाद का मूल्य निकल के आ गया। अब हम राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं, तो सबसे पहला चरण क्या था हमारा, पहले बंटवारा, उनके बाद सभी का उत्पादन का हमने योग कर लिया कि एक साल में कितना उत्पादन हुआ है, वो हो गया। अब क्या करेंगे, मध्यवर्ती उपभोग को भी इसमें हमें देखना पड़ेगा। मध्यवर्ती उपभोग कैसा, कि जो भी वस्तुओं का हम निर्माण करते हैं वो डायरेक्टली यदि उपभोक्ता के पास आती हैं तो वो अंतिम वस्तुएं होती हैं। जैसे कि ये कपड़े हैं, कपड़े डायरेक्ट किसके पास आए हैं, उपभोक्ता के पास आए हैं। लेकिन बीच में भी कपास का, धागे का, कपड़े का लेन देन हुआ है बीच में। अभी जो हमने जिस प्रकार से ये निकाला है, इसमें देखिए कपास भी है, कपड़ा भी है, रेडीमेड कपड़ा भी है, मतलब कि कपास, कपड़ा, कमीज, बीच में इनका जो मूल्य है वो भी योग हो रहा है। यहाँ पर हम इसका क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। किस प्रकार से योग कर रहे हैं, कितना उत्पादन कपास का हुआ है वो भी हमने जोड़ा है, कितना उत्पादन कपड़े का हुआ है वो भी जोड़ा है, रेडीमेड कपड़े का कितना हुआ है वो भी जोड़ा है, मतलब इसमें तीनों जोड़ा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, अंतिम मूल्य चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि हम इसकी गणना कर रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ पर देखिए हम इसको जोड़ दें तो ये कितना आएगा निकल के, 100, 250, 550, 600, 1100, 1150 ही आ जाएगा। 1150 मतलब कि इसमें एक 100 रुपये का मूल्य पहले भी जुड़ा, फिर से जुड़ गया धागे इसमें। अब इसमें सब कुछ का मूल्य आ गया, जैसे कि 600 रुपये जो वृद्धि हुई थी ये इसमें क्या आई है, सब कुछ जुड़ी हुई है इसमें। लेकिन जब इसके हमने योग किया तो कपड़े का मूल्य अलग से जुड़ गया, धागे का मूल्य अलग से जुड़ गया, कपास का मूल्य अलग से जुड़ गया और फिर कमीज का मूल्य अलग से जुड़ गया। लेकिन कमीज के मूल्य में ही इन सभी का मूल्य शामिल है पहले से ही। तो ये क्या है, ये मध्यवर्ती हैं, ये सभी क्या है, ये मध्यवर्ती हैं। तो यहाँ पर जो कपड़ा और कपास है, कपड़ा और जो कपास है ये क्या है, ये मध्यवर्ती है, बीच का मूल्य है, क्योंकि ये कपड़ा बनाने में काम आया है, पहले ही इसकी कीमत में जुड़ गया है। तो मध्यवर्ती वस्तुओं का क्या करते हैं, मध्यवर्ती जो वस्तुएं रहती हैं उनकी जो कीमत रहती है, उनका जो मूल्य रहता है वो सकल उत्पादन मूल्य में से माइनस कर दिया जाता है। कैसा, जैसा कि हमारा ये 60,000 निकला है, 60,000 तो हो गया हमारा उत्पादन का मूल्य, यानी सकल उत्पादन का मूल्य हो गया। सकल उत्पादन के मूल्य में से हम क्या कर देंगे, अब मध्यवर्ती मूल्य देखिए कितना है, मध्यवर्ती मूल्य है हमारा 30,000, 10,000 कपास का और 20,000 कपड़े का। इसको हम इसमें से घटा देंगे 30, तो कितना बचेगा, फिर 30 निकल के आ जाएगा। तो ये जो निकल के आएगा मध्यवर्ती मूल्य घटाने के बाद, ये निकल के आएगा हमारा मध्यवर्ती उत्पादन का मूल्य। ये निकल के क्या आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद।
क्या बोलेंगे उसे, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। किस पर, बाजार कीमत पर। इतना समझ में आ गया। जो 3 क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, या जो भी हमारे उद्यमों का बंटवारा किया गया है 3 क्षेत्रों में, तीनों क्षेत्रों के द्वारा जितना भी उत्पादन किया जाएगा पहले उसको जोड़ लिया जाएगा। जोड़ने के बाद जो मध्यवर्ती उपभोग है उसको हम माइनस कर देते हैं। मध्यवर्ती उपभोग माइनस करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाता है, सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है बाजार कीमत पर, मतलब कि GDP ऑन MP, ये हमें प्राप्त हो जाता है। ये प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ये अभी सकल है, ये ग्रॉस है, इसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसमें जो मूल्य ह्रास रहता है, मूल्य ह्रास की वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है सेपरेट, उसे आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि मूल्य ह्रास भी अभी इसमें शामिल है। तो मूल्य ह्रास क्या होता है, जैसे कि बस मशीनों की घिसावट होती है, तो जो घिसावट के व्यय की व्यवस्था है वो उत्पादकों द्वारा की जाती है ताकि जो उनकी स्थिति है वो यथावत बनी रहे। यदि नहीं ये बना के नहीं रखेंगे तो क्या होगा, जैसे कि कोई मशीन है वो 20,000 की है और 20 वर्ष का उसका जीवन काल है, तो मूल्यह्रास की व्यवस्था करते हैं 1,000 रुपये की के प्रत्येक साल या प्रत्येक वर्ष 1,000 रुपये उसमें से लाभ में से काट के वह रखता जाता है। जिससे क्या होता है कि जब मशीन को प्रतिस्थापित करना होता है तो जिस कोष में वो जमा किया है उस कोष से ही नई मशीन खरीद लेता है, उसे बोलते हैं मूल्यह्रास। तो जो बचा कर रखते हैं वो भी एक बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि कितनी सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं तो सभी फैक्ट्रियाँ ये व्यवस्था करके रखती हैं। तो जो अमाउंट होता है जो बचा रहता है उसको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो इसको क्या कर देते हैं, जो मूल्यह्रास रहता है, जो घिसावट रहती है, उसको जब हम सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP MP में से माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं हम डेप्रीसिएशन को, तो फिर क्या निकल के आ जाएगा, फिर निकल के आ जाता है हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद। फिर क्या निकल के आ जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो उसको बोलेंगे NDP-MP। NDP-MP बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या निकालने से, डेप्रीसिएशन माइनस करने से, मूल्यह्रास माइनस करने से, किसमें से, सकल घरेलू उत्पाद में से। अब ये तो निकल के आ गया NDP ऑन MP। हमें चाहिए NDP ऑन FC, फंक्शनल कॉस्ट पर। फंक्शनल कॉस्ट मतलब कि साधन लागत पर, जो साधनों की लागत है उन पर हमें GDP चाहिए, उन पर हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद चाहिए, तब हम राष्ट्रीय आय निकाल पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, इन्हें साधन लागत में बदलने के लिए क्या करते हैं, यानी कि जो NDP हमें चाहिए NDP-FC। NDP-FC हमें प्राप्त करने के लिए जो NDP-MP पर प्राप्त है यानी मार्केट प्राइस पर प्राप्त है, उसमें से जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, जो सरकार को कर दिए जाते हैं, जिनका उत्पादन नहीं होता लेकिन उनका उस जो मात्रा रहती है कैश की, उसका क्या रहता है, फ्लो सरकार की तरफ रहता है, हस्तांतरण ये रहता है, तो उसको क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। तो हम इनडायरेक्ट जो टैक्स हैं उसको घटा देंगे, और सरकार के द्वारा जो उत्पादकों को सब्सिडी दी जाती है, अनुदान दिया जाता है, उसको जोड़ देंगे, क्योंकि वो उत्पादकों की तरफ आता है, तो सब्सिडी को इसमें जोड़ देते हैं। तो ये हमें प्राप्त हो जाता है फिर NDP ऑन FC, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर। इसको क्या बोलेंगे, NDP ऑन FC को साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये आप पूरा लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। जब हमें साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है, मतलब कि NDP ऑन FC ये प्राप्त हो जाता है, फिर हमें राष्ट्रीय आय ज्ञात करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। फिर हमारी जो विदेशों से शुद्ध साधन आय प्राप्त होती है, शुद्ध साधन आय मतलब कि साधन लागत पर विदेशी व्यापार, जो विदेशों से आयात और निर्यात होता है, जब हम निर्यात में से आयात को घटा देते हैं तो हमें वो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय प्राप्त हो जाती है। अब उस शुद्ध साधन आय को हम क्या करते हैं, जो हमें शुद्ध साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हुआ है, इसमें उसको जोड़ देंगे। किस प्रकार से, तो NDP-FC प्लस कर देंगे हम नेट फॉरेन
इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA इसको बोलते हैं, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और इसको हिंदी में बोलते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। इसको जोड़ देते हैं तो ये निकल के आ जाती है फिर हमारी नेशनल इनकम। क्या आ जाता है? तो ये जो हमारा समीकरण निकल के आया है इसको हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय ये निकल के आ गया हमारा। अब बताइए राष्ट्रीय आय निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी, बिल्कुल आसान सा है, कुछ भी नहीं करना है, बस एक बार समझना है। क्या समझना है? कि जो 3 क्षेत्र हैं, कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, खनन, मछली ये सब आते हैं। इसके अलावा द्वितीय क्षेत्र है जो कि निर्माणी क्षेत्र होता है। तृतीय क्षेत्र जो कि सेवा क्षेत्र होता है। इन सभी के द्वारा जो सेवाएं और वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद कितनी है उनकी प्रत्येक इकाई की जो कीमत है इकाई से हम गुणा कर देंगे तो उनका मौद्रिक मूल्य आ जाएगा। तो मौद्रिक मूल्य का योग आने के बाद जो मध्यवर्ती उपभोग है उसको हम माइनस कर देंगे। मध्यवर्ती उपभोग माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद को हम शुद्ध कर लेंगे, कैसे? डेप्रीसिएशन को कम करके। डेप्रीसिएशन कम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या? शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद। फिर उसे हम फंक्शनल कॉस्ट पर यानी कि साधन लागत में परिवर्तित करेंगे। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो घटा देंगे और जो सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है उसको जोड़ देंगे तो वो फिर परिवर्तित हो जाएगा किसमें? शुद्ध साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। उसमें हम विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देंगे तो हमारे पास राष्ट्रीय आय निकल के आ जाएगी। ये कंप्लीट हो गया। आसान है, सिंपल है। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमें बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनका रिप्लाई करें। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी और लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।